उसकी खतरनाक ताकत लिन यी को चारों तरफ से घेर लेती है, एक बड़े से चमकते हुए सुरक्षा कवच के गोले में, जो उसे हर तरफ से पूरी तरह बचा रहा है, बाहर की उस तबाही और उस सिंहासन के जानलेवा दबाव से जो उस तूफानी पहाड़ी के ऊपर है। अब उस उलट पुलट हुए शहर के ऊपर हवा में तैरते हुए हमारा फोंग ही उन धमाकों को गुस्से से घूर रहा है और उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। वो सोचता है कि क्या ताइशी शहर में घुसे ये गुंडे बस उस नए आए हुए जादुई सिंहासन को चुराने के लिए आए हैं। तभी उसके पीछे खड़ी सचिंग साफ तौर पर बताते हैं कि भाई, असलियत में बात इतनी भी सीधी नहीं है। जब ये सिंहासन पहली बार दिखा था तब तो फोंगी के खौफ ने ही दुश्मनों को दूर भगा रखा था, लेकिन जैसे ही उसके मरने की अफवाहें चारों तरफ फैलने लगी तो इन दुश्मनों की हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने उस जादुई चीज स्पिरिट एसोसिएशन और यहाँ तक कि उसके परिवार को भी निशाना बना लिया। वो बताती है कि बेचारी यी ने उस सिंहासन को लेने की कोशिश बस इसलिए की क्योंकि वो इस मिलकर किए गए खतरनाक हमले के खिलाफ खुद को बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रही थी। ये दर्द भरी बातें सुनते ही हमारे एमसी यानी फोंगी का ऑरा और गुस्सा दोनों बढ़ने लगते हैं। अरे भाई, पूरी जगह आग की एक खौफनाक दीवार खड़ी हो गई है। देखो, हमारा एमसी अब पूरे शहर में अपनी ताकत को महसूस कर रहा है। शहर का कोना कोना छान मारकर वो दुश्मनों का सही ठिकाना पता लगा रहा है। उसने पक्की कसम खा ली है कि आज वो एक भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसने अपनी दुम खोट कीने वाली शक्ति बाहर निकाली, सारे दुश्मन डर के मारे वहीं के वहीं थम गए हैं। अरे भाई, इतनी खतरनाक ताकत का नजारा देखकर सुचिंग की तो डर के मारे पूरी हालत खराब हो गई है। वो बस हैरानी से देख रही है और उसे इस बात का एहसास होता है कि थोड़े वक्त के लिए हमारा फोंगी कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा। वो किसी भूत या देवता जैसा लगने लगा है। और तभी फोंग यी को कुछ जाने पहचाने दोस्तों के मैदान जंग में आने का एहसास होता है। वो देखता है कि जांगलू और जी रॉय यान भी वहां लगने आ गए हैं। उसके बाकी साथी भी दुश्मनों की जमकर धुलाई करने में लगे हुए हैं। पानी से भरी सड़कों पर घमासान युद्ध चल रहा है और उसे सुकून मिलता है क्योंकि अब उसके खास दोस्त शहर की हिफाजत करने के लिए आ पहुंचे हैं। उसे समझ आ जाता है कि अभी भी हालत काबू में लाए जा सकते हैं। सब कुछ अभी बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन तभी कुछ बुरा होता है। उसका सुकून मिट्टी में मिल गया जब उसने लिन यी के दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनी। फोंग यी तुरंत पीछे मुड़ता है, ये देखने के लिए कि आखिर उसके दोस्त के साथ क्या हुआ। अरे यार, उसकी कजिन की हालत तो देखो। वो खून की उल्टियां कर रही है और बहुत तकलीफ में है। वो उस लोहे के थ्रोन से निकलने वाली भयानक ताकत का बिल्कुल सामना नहीं कर पा रही। उसको इतने दर्द में तड़पता देखकर हमारा एमसी फोंग ही एकदम सहम सा गया है, लेकिन वो जानता है कि इस सब के लिए वो बेचारी को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकता। एमसी का अचानक से गायब होना ही सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से सब बिगड़ गया। और जैसे ही वो थ्रोन वहां आया, बेचारी को मजबूरन लड़ने के लिए उतरना पड़ा। पूरे शहर की हिफाजत करने की सारी जिम्मेदारी उसके अकेले के कंधों पर आ गई थी। बचपन की यादों को याद करते हुए एमसी ने ठान लिया है कि वो उसे हर हाल में बचाएगा, क्योंकि अगर आज उसने कोशिश नहीं की तो वो खुद को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसे पता है कि अगर आज उसकी बहन मर गई तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब वक्त जाया किए बिना हमारा एमसी पूरे जोर के साथ आगे की तरफ लपकता है। वो सीधा उस थ्रोन से निकलने वाली चमकती हुई नीली शक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस ताकतवर घेरे से टकराता है, मानो पूरी धरती हिल गई हो। एमसी पूरे जोश में चिल्लाकर कहता है कि इस ताकत के घेरे में इतना दम नहीं है कि सिर्फ एक तरह की शक्ति उसका रास्ता हमेशा के लिए रोक कर रख सके। हालांकि उस दबाव से उसे काफी चोटें लग रही थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुका। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी उसकी आंखों में अलग ही जुनून चमक रहा था। वो फौरन सुचिंग को जोर से चिल्लाकर होशियार रहने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि खुद को ढाल से ढक लो, इससे पहले कि वो खतरनाक हमला करे। और अगले ही पल एमसी बिना किसी डर के उस मौत के इलाके के अंदर घुस जाता है। अपनी सारी हदें पार करते हुए हमारा एमसी फोंगी अब रास्ता बनाने के लिए तैयार है। वो पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है और सुचिंग बस उसे देखती रह जाती है। वो तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि हमारा एमसी बिना डरे सीधा मौत से टकरा रहा था। इतनी भयंकर ताकत के खिलाफ खड़े रहना कोई मामूली बात नहीं थी। अब इस थ्रोन की खतरनाक शक्ति का मुकाबला करने के लिए फैंग यी का सिस्टम तुरंत एक हीलिंग टेक्निक को चालू कर देता है। अरे भाई, उसके चारों तरफ हरी रोशनी का एक घेरा बन जाता है। ये शक्ति आसपास की सारी जान को अपने अंदर सोख रही थी, ताकि उसके गहरे जख्मों को पल भर में ठीक किया जा सके। जैसे ही कोई नई चोट लगती, ये शक्ति उसे तुरंत गायब कर देती। इस चमकती हुई रोशनी के बीच खड़ा फैंग यी हल्का सा मुस्कुराता है। वो जान गया कि आखिरकार इस जबरदस्त टेक्निक का सही मौका मिल ही गया। उसे एहसास होता है कि अब इस हुनर को दिखाने का वक्त आ चुका है। वो साफ कहता है कि ये जिंदगी देने वाली शक्ति ही उसकी ढाल बनेगी। मेटल थ्रोन के हमले से बचने के लिए यही सबसे जरूरी रास्ता था।
लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, वहां एक बहुत भयंकर धमाका होता है। नीले रंग की एक बिजली जैसी रोशनी सीधा ऊपर की तरफ निकलती है, जो आसमान के उन काले बादलों को चीरते हुए बाहर निकल गई। देखो, दूर खड़े जंगलू और बाकी लोग ये नजारा देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग दूर से ही मेटल थ्रोन की उस बेकाबू शक्ति को देख रहे थे। हर तरफ बस उसी की खतरनाक ऊर्जा का खौफ फैला हुआ था। अरे भाई, चारों तरफ ऐसी खतरनाक हलचल हो रही है कि उसकी असली ताकत साफ महसूस हो रही है। देखो, ये ऊर्जा इतनी ज्यादा भयानक है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी आसमान को चीर देगी। वहां पानी से भरी सड़कों पर एसोसिएशन का वो बड़ा अफसर खड़ा सब देख रहा है। वो इस अचानक बढ़ती हुई ताकत को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इस खास निशान को पहचानता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पूरा यकीन हो गया है कि अब वो सबसे जरूरी वक्त आ चुका है। वो तुरंत अपने बंदों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है ताकि देर ना हो जाए। वो बिना रुके अपनी पुरानी तरकीब पर काम शुरू करने को कहता है और फिर कहानी वापस वही पहुंचती है जहां हमारा एमसी यानी फैंगी उस तूफानी ऊर्जा का डटकर सामना कर रहा है। वो उस ऊर्जा के बीच से निकलकर बड़े आराम से आगे बढ़ता है। उस चमकते हुए नीले धातु के तख्त के पास पहुंचकर वो एक टेढ़ी स्माइल देता है। वो बड़े मजे में माफी मांगते हुए कहता है कि बीच में आने के लिए बुरा मत मानना भाई। फिर वो हिम्मत दिखाकर अपना हाथ सीधा उस अनोखी चीज पर रख देता है। तभी सिस्टम को उस मजबूत धातु की ताकत का एहसास होता है। और देखो, अब सिस्टम ने एक नई और खतरनाक टेक्निक बनाना शुरू कर दिया है। बस कुछ ही पलों में उसकी काली ऊर्जा ने उस चीज का असर सोखना शुरू कर दिया। उसने उस चीज की सारी असली ताकत को पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया है। और लो भाई, सिस्टम ने भी कह दिया है कि काम बिल्कुल सही से पूरा हो गया। अब उसे धातु वाली एक ऐसी टेक्निक मिल चुकी है जो दुश्मनों के लिए काल है। इससे उसकी हमला करने की ताकत अब कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। अब तो हमारा एमसी अपने से 3 दर्जा ऊपर वाले दुश्मन की भी बांड बजा देगा। भाई, अब नए लेवल पर एमसी थोड़ा खतरे में आ गया है, क्योंकि कूलडाउन के वक्त उस पर हमला हो सकता है, खास करके मेटल वाले वार से। लेकिन रुको, उसके पास अब एक नया धांसू हुनर भी आ गया है। अरे यार, अब उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी चीज या इंसान को नया रूप दे सकता है। वो उन्हें लोहे जैसा ताकतवर शरीर देकर उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। देखो, जैसे ही उसने कोर की सारी शक्ति निकाली, पूरा माहौल ही बदल गया। फैंगी अब बड़े ध्यान से उस चमकती हुई नायाब चीज को देख रहा है जो उसके हाथ में है। उसके हाथों में एक हीरे जैसा चमकता हुआ टुकड़ा है जो देखने में गजब लग रहा है। हमारे एमसी ने तुरंत लिन्नी को चुना ताकि वो अपनी इस नई शक्ति का इस्तेमाल कर सके। वो अपनी इम्प्लांटेशन वाली शक्ति सीधा उस लड़की पर चलाने का फैसला करता है। देखो कैसे वो सुनहरी और चमकती हुई ऊर्जा को उसकी तरफ भेज रहा है। वो ताकतवर कोर धीरे से लिन्नी के सीने में उतरकर समा जाता है और इसी के साथ अब उसके अंदर भी लोहे जैसी खतरनाक शक्तियां भर गई हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है और उसके चेहरे का सारा दर्द अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। बेचारी अब सुकून से सो रही है, क्योंकि उसकी सारी तकलीफ अब पूरी तरह खत्म हो गई है। उस ताकत की जादुई शक्ति उसे हर तरह के खतरे से महफूज रख रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गुंडे किस्म के लोग स्पिरिट एसोसिएशन के अड्डे में जबरदस्ती घुस गए हैं। उनका जो सरदार है वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। इस बंदे का नाम ली मिंगवान है और इसके पास भी मेटल वाली तगड़ी शक्तियां हैं। वो वहां टूटे हुए मलबे पर खड़े होकर सबका गंदे तरीके से मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ की हिफाजत कितनी कमजोर है और वो वहां के कैप्टन को ललकार रहा है। वो घमंड में जोर जोर से हंस रहा है और सबको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा तो बड़े घमंड से कह रहा है कि टाइशी कैप्टन पहले ही कहीं गायब हो चुका है। वो हंसी उड़ाता है कि हमारे एमसी के बिना ये शहर कितना कमजोर और बेकार हो गया है, क्योंकि अब उन्हें बचाने वाला सीलर नहीं बचा। और इसी बीच उस तबाह हुई लैब में ली मिंगुआन एक घबराए हुए रिसर्चर की गर्दन दबोचना शुरू करता है। वो गुस्से में पूछता है कि एसोसिएशन के बाकी सदस्य आखिर गए कहां, और उनका मजाक उड़ाता है क्योंकि उन्होंने हार मान ली है, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सीलर मर चुका है। बेचारा रिसर्चर कांपते हुए पूछता है कि क्या ये हमलावर यहाँ उन कीमती स्पिरिट क्रिस्टल्स के लिए आए हैं। वो फौरन हार मान लेता है और उन्हें तीसरे नंबर की तिजोरी का रास्ता दिखा देता है। इतनी जल्दी उसे सरेंडर करते देख ली मिंगुआन उससे पूछता है कि क्या तुझे एसोसिएशन की सजा का कोई डर नहीं लग रहा। तब वो रिसर्चर रोते हुए कहता है कि खामोश रहने से सिर्फ उसे मार खानी पड़ती, जबकि उसे पता था कि ये हमलावर क्रिस्टल्स तो ढूंढ ही निकालते। खुश होकर ली शुआन उसे नीचे पटक देता है और उसके गुंडे तिजोरी तोड़ने लगते हैं, जिसके अंदर से
से एक अरे भाई, सामने नीली रोशनी से चमकने वाले ढेर सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। इतना सारा खजाना देखकर वो उस डरे हुए आदमी को पहले ही चेतावनी दे देता है। वो साफ बोल देता है कि मेरे साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश मत करना। अब ली मिंगवान अपने बंदों को एक एक क्रिस्टल लूटने का सख्त हुक्म सुनाता है। उसका इरादा है कि वहां एक भी क्रिस्टल ना बचे और शहर के हाथ कुछ ना लगे। लेकिन उसके पीठ पीछे उस रिसर्चर का डर एक पल में ही गायब हो जाता है। उसका रोने धोने वाला नाटक अब एक एकदम ठंडी और खतरनाक नजर में बदल गया है। वो मन ही मन इन लालची चोरों को बेवकूफ समझकर उनका मजाक उड़ाता है। उसे मालूम है कि ये अनजान लोग सीधा मौत के जाल में कदम रख रहे हैं। इधर ली मिंगवान बड़े आराम से एक सोफा पर जाकर बैठ जाता है। उसका प्लान है कि इस पूरी लैब को ही अपना हमेशा का अड्डा बना लिया जाए। उसके चमचे उसकी झूठी तारीफ करते हुए उसके तलवे चाटने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये लोहे का तख्त तो असलियत में सिर्फ आपका ही होना चाहिए। उनका मानना है कि बाकी लोगों का इस पर कोई हक नहीं बनता। वो जिद करते हैं कि शहर के नए लड़कों को एक बार अच्छे से पीटना जरूरी है। ये सुनकर लीन मिनिगॉन जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगता है। वो कहता है कि पुरानी जादुई चीजें सिर्फ ताकतवर लोगों की ही बात मानती हैं। उसे पूरा भरोसा है कि वही सबसे ज्यादा काबिल इंसान है। वो बड़े गर्व से कहता है कि उस सीलर के आदमी ने अभी तक इसे हासिल नहीं किया है। इससे साबित होता है कि उस तख्त ने उस बंदे को ठुकरा दिया है। अब देखना यह है कि हमारा एमसी इस तख्त को कैसे अपना गुलाम बनाता है। अरे भाई, तभी एक गुंडा बीच में बोलने लगता है और उड़ती उड़ती खबरों की बात करता है कि असलियत में वो महान पायनियर और कोई नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी सी लड़की है। अब ये सब हंस हंस कर उसे अकेले में घेरने की साजिश कर ही रहे थे कि तभी उनके ठीक ऊपर छत पर एक खौफनाक काला साया चुपचाप खुलने लगता है। ये अंधेरा उनकी छत पर फैला हुआ था और उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। इन सब की हंसी तो तब गुल हुई जब लीन मिंगॉन के कानों में कुछ गिरने की आवाज आई। उसे टपक टपक होने की अजीब आवाज आई और वो थोड़ा घबरा गया। वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं छत से पानी तो नहीं रिस रहा। उसे लगा छत टूट गई है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मुंडी ऊपर उठाई तब तक देर हो चुकी थी। उसने देखा कि काली शक्तियों की नोकीली तलवारें सीधा उन पर बरसने को तैयार है। ये काली शक्ति बारिश की तरह नीचे आने लगी और वो खतरनाक गाढ़ा द्रव सीधा उसके आदमियों के शरीर के पार निकल गया और बेचारे दर्द के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि वो एनर्जी इतनी जहरीली थी कि उन्हें जिंदा ही जलाने लगी थी। उनकी चीखों के बीच हमारा एमसी फेंगी बड़े सुकून से उस अंधेरे से नीचे उतरता है। उन घूमते हुए काले सायों के बीच से जब वो बाहर आया तब सब डर के मारे ठंडा पड़ गए। उस महान पायनियर को अपने सामने देखकर लीन मिंगॉन की बोलती ही बंद हो गई। वो खौफ के मारे थर थर कांपने लगा और हकलाते हुए कहने लगा कि इस बंदे का वापस आना तो बिल्कुल नामुमकिन था। ये कैसे हो गया? अब इस कड़वे सच को ना मानते हुए लीन मिंगॉन ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करना शुरू कर दी। भाई, उसने अपनी पूरी ताकत को उस चमकते नीले मुक्के में भर लिया है और फिर वो पूरे गुस्से में आगे की तरफ तेजी से झपट्टा मारता है। वो चिल्लाते हुए ये पूछ रहा है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई उससे टकराने की। देखो यार, लेकिन हमारा एमसी यहाँ एक कदम भी पीछे नहीं हटता। हमारा फोंगी तो बड़ी आसानी से ली मिंगवान को बीच रास्ते में ही दबोच लेता है। उसने सीधा उसका चेहरा अपने हाथ से पकड़कर उसकी रफ्तार को थप कर दिया। अरे भाई, अब फोंगी उसके एकदम पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है, मानो वो उस दुश्मन को बिल्कुल खामोश रहने का सख्त हुक्म दे रहा हो। अपनी उन खूंखार लाल आंखों से वो उस डरे हुए नेता को घूरता है। अब फोंगी बहुत ही ठंडे दिमाग से अपना आखिरी फैसला सुनाता है कि जो कोई भी बिना इजाजत ताइशी शहर में कदम रखेगा उसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा और वो है मौत।